हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं आज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बड़ा चैप्टर है। नीट में इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और 11th के एग्जाम में भी इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो कि सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में क्लासिफाई करता है। इसमें हम कई किंगडम्स पढ़ते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने किंगडम्स पढ़े होंगे, ऐसे ही किंगडम्स अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और डिटेल में उनको स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशंस देखेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4, 5, 6 और फिर बेसिकली एक एक किंगडम, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर to classify organism on the basis of their similarities and dissimilarities. सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया गया था और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था एरिस्टोटल ने, साथ में लिनियस ने भी बताया था। और दोनों में क्या डिफरेंस था ये अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने 2 किंगडम बताए थे, प्लांटे और एनिमिलिया। इन्होंने 2 किंगडम बताए, एक था प्लांटे और दूसरा एनिमिलिया। प्लांटे में इन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब और ट्री। एनिमिलिया को इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले में इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनमें आरबीसी नहीं होती, नो आरबीसी इन ब्लड, और इसको टर्म दिया एनिमा। और दूसरे वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लड में आरबीसी होती है, हैविंग आरबीसी इन देयर ब्लड, और इसके लिए इन्होंने टर्म यूज किया इनैमा। तो ये एरिस्टोटल का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट को 3 कैटेगरी में और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने भी दिया था। लिनियस का जो क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू था वो था सेल वॉल के लेके, न्यूट्रिशन को लेके, रिप्रोडक्शन को लेके, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलस में चेंजेस आते हैं उनको लेके। तो लिनियस ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। सेकेंड हम पढ़ेंगे लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनका जो क्लासिफिकेशन था जिसमें ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, प्लांटे एंड एनिमिलिया।
यानी प्लांट्स और एनिमल्स का ही इन्होंने बताया था, पर इसको कुछ पॉइंट्स के बेस पे ये किंगडम बताए गए थे, और वो पॉइंट्स थे, पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, दूसरा न्यूट्रिशन, फिर एक रिप्रोडक्शन और चेंजेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सराउंडिंग मीडियम में जो चेंज होता है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते हैं, वो भी एक कैरेक्टर इनके क्लासिफिकेशन में, सिस्टम में कंसिडर किया गया। तो ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल और लीनियस के द्वारा दिया गया। अब इसके बाद ये जो बेसिकली क्लासिफिकेशन दिया गया था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, ना ही हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता पाया। तो इसका डिसएडवांटेज ये कोई रिलेशनशिप नहीं बता पाया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक के बारे में। तो पहला ड्रॉबैक था इसका, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और तीसरा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इन तीनों के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप किंगडम जोड़ा गया जो कि प्रोटिस्टा था, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। और जो इन्होंने थ्री किंगडम बताए उसमें एक था प्रोटिस्टा, ये बेसिकली इन्होंने ऐड किया था। बाकी के दो तो वैसे ही थे, प्लांटे और एनिमिलिया। इसमें जो प्रोटिस्टा किंगडम इन्होंने बताया था, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया था। इंक्लूड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। इसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड ने जो चौथा किंगडम बताया था वो था मोनेरा। मोनेरा इन्होंने बताया था, और बाकी के जो तीन किंगडम थे वे वैसे थे, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। तो टोटल चार किंगडम्स हो गए। मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे इंक्लूड किए गए थे। तो इसमें इंक्लूड प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये चौथा किंगडम बना मोनेरा। इसके बाद पांचवा किंगडम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें साइंटिस्ट का नाम, किस ईयर में ये किंगडम दिया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पांच किंगडम बताया था बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने पांचवा किंगडम फंजाई के रूप में बनाया था। तो अब पांच किंगडम जो हो गए, पहला मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा प्रोटिस्टा जिसमें मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तीसरा जो R.H. विटेकर ने
बनाया था फंजाई, चौथा प्लांटे, और पांचवा एनिमेलिया। आर.एच. विटेकर ने बेसिकली 5 पॉइंट्स कंसिडर करके ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 पॉइंट्स जो थे मेनली जो कंसिडर इन्होंने किए थे। 5 किंगडम बाय आर.एच. विटेकर, इट इज बेस्ड ऑन 5 मेन प्रॉपर्टीज, जिसमें पहली थी सेल का स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, और पांचवा था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस पे क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। ये 5 पॉइंट्स थे जिसके बेस पर आर.एच. विटेकर ने किंगडम्स बनाए थे, इस सीक्वेंस में आगे रखे थे। इन्होंने बेसिकली फंजाई किंगडम बनाया था। तो ये हो गया 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन ने देखा। इसमें साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, इसमें ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा किंगडम किसने बनाया, किस साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 5 किंगडम के बाद एक किंगडम और आया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के कारण दिया गया जो किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं और किसी में नहीं होते। अब कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को डोमेन्स के बेस पे अरेंज किया था। एक्चुअली इन्होंने कुछ पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बात की जिसके बाद में डोमेन नाम दिया गया, और ये सिस्टम डोमेन्स ऑफ लाइफ पर बेस्ड ऐसा माना जाता है। तो इन्होंने प्रपोज्ड डोमेन सिस्टम on the basis of डोमेन, जिसको डोमेन्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसको 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है। इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें से जो पहला डोमेन है, फर्स्ट डोमेन, ये दिया गया बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया एक्चुअली में जो यू बैक्टीरिया थे उनके लिए। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं यू बैक्टीरिया यानी मॉडर्न बैक्टीरिया जो जनरली देखे जाते हैं, और दूसरे होते हैं आर्की बैक्टीरिया जो काफी प्रिमिटिव होते हैं। तो जो सेकेंड डोमेन दिया गया, इट इज फॉर आर्की बैक्टीरिया, और जो थर्ड डोमेन दिया गया उसमें जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो रखे गए। यानी शुरुआत के जो 2 डोमेन थे वो प्रोकैरियोट्स के लिए, और लास्ट वाला जो डोमेन था वो यूकैरियोट के लिए। अच्छा, इसमें भी जो ये वाला क्लासिफिकेशन दिया गया अलग अलग डोमेन में रखने का कारण, ये 2 बेसिक रीजन थे। एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया जो होता है, आर्की बैक्टीरिया में 2 मेन पॉइंट्स जो डिफरेंशिएटिंग उस बैक्टीरिया से देखने मिले। पहला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 16S RNA, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 16S RNA, ये पहला रीजन। और दूसरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांच चेन लिपिड्स आर्की बैक्टीरिया में देखा गया। यानी ये जो डोमेन थे शुरुआत के 2, ये मेनली इसके कारण ही डिफरेंशिएट किए गए। पहला तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA, और दूसरा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स।
ये दो मेन पॉइंट थे जिसके कारण अलग अलग डोमेन्स दिए गए। तो ये टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल और लिनियस दोनों ने बताया। एरिस्टोटल ने किंगडम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमिलिया, इसमें हर्ब्स श्रब ट्रीज। आरबीसी के बेस पे एरिस्टोटल ने बताया जिनमें नहीं होगी आरबीसी एनीमा, जिनमें आरबीसी होती है एनाइमा। लिनियस का क्लासिफिकेशन सेल वॉल, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एक्सटर्नल स्टिमुलाई में चेंजेस होने पर बेस था। प्लांटे और एनिमिलिया इसमें भी 2 तरह के बताए। ये सिस्टम नहीं समझा पाया था यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बीच के डिफरेंस को, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल के द्वारा दिया गया। प्रोटिस्टा यहाँ पे इंक्लूड किया गया, प्रोटिस्टा यहाँ पे ऐड किया गया था जिसमें यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे गए। 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था, मोनेरा इसमें इन्होंने जोड़ा था, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को रखा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। विटेकर ने 1969 में बताया था। फंजाई इन्होंने बनाया था जो कि, और इनका क्लासिफिकेशन बेस था इन 5 पॉइंट्स पे: सेल का स्ट्रक्चर, थैलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। प्रोटिस्टा अभी भी काफी प्रॉब्लम करता है। कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक डाइवर्जेंट लाइन शो करते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने बनाया। इनका जो क्लासिफिकेशन था ये डोमेन पर बेस्ड था। इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया था। ये 3 डोमेन सिस्टम में जो पहला डोमेन था बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया के लिए, दूसरा डोमेन आर्की बैक्टीरिया के लिए और तीसरा यूकैरियोट्स। सारे के सारे यूकैरियोट इस डोमेन के अंदर आएंगे, बाकी के ये 2 अलग। बेसिकली मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इनका जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 16S rRNA, ये अच्छे से याद कर लेना। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस जो आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ब्रांच चेन लिपिड्स के कारण इसको अलग अलग करना पड़ा। कई जो क्लासिफिकेशन दिए गए, जैसे पुराना एक जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, पहले क्या करते थे, पहले प्लांट्स में इंक्लूड करते थे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई और जो भी प्लांट्स हैं उसमें ब्रायोफाइट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी एक ही कैटेगरी में ही मेंशन कर देते। पर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो ये अपन बात करते हैं क्या प्रॉब्लम्स उसमें देखने मिली और वो किस तरह से मॉडिफाई किया गया। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारे कैटेगरीज को रखा गया था। इनिशियली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, these all are included in plants. ये सभी के सभी प्लांट्स में इंक्लूड किए गए। पर इसमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी, जब प्लांट्स में ये रखे गए तो ये देखने मिला कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को साथ में उठा के रख दिया, जो गड़बड़ था। दूसरा कि इसमें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में रखा गया, ये भी प्रॉब्लमेटिक था। इसके अलावा इसमें फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक यानी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक को साथ में इंक्लूड किया गया। इसमें फंजाई भी लिया गया था साथ में। तो इनिशियली प्लांट्स में ये सारी कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था, ना डिफरेंस कर पाया यूनिसेलर, मल्टीसेलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो फिर इसको धीरे धीरे चेंज करके अलग अलग कैटेगरीज में इन ऑर्गेनिजम्स को रखा। 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन बने थे उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली इस प्रॉपर्टीज को ठीक करने के लिए ही हुई थी। अब इसमें अपन मेनली किंगडम्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला किंगडम अपन पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा, मोनेरा के बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरल इंफॉर्मेशन। मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ही सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हैं। अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गे की, तो ब्लू ग्रीन एल्गे ही दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था जो फोटोसिंथेसिस शो करा था, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व किया था। तो ये काफ़ी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा ये मोनेरा के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। इनमें जेनेटिक मटीरियल होता है, इनमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी ऑर्गेनेल्स में नहीं पाई जाती। जेनेटिक मटेरियल भी होता है, वो भी प्रिमिटिव टाइप का होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके अलावा इनमें राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। ये सब अपन स्ट्रक्चर के दौरान पढ़ेंगे, तो इसमें अलग से कोई स्पेसिफिक फीचर मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। जब अपन इसको पूरा ख़त्म करेंगे तब आप अपने आप से इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकेंगे। बेसिक मेन जो टॉपिक पे आते हैं, मोनेरा में दो टाइप के बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है। इसमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो मॉडर्न बैक्टीरिया हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया अपन ने, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। मैं यहाँ फिर से बता दूं कि अभी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखी हैं, आप चाहें तो खुद से लिख सकते हैं, नहीं तो जब हम मोनेरा ख़त्म करेंगे तब आप सारी प्रॉपर्टी उसमें खुद से लिख पाएंगे। हम यहाँ पे मेन बात करते हैं यू बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया अपन फिर लास्ट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। इसके बारे में कुछ जनरल टर्म्स पहले बताता हूं मैं। सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी रेन वाटर में हुई थी। बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने रेन वाटर में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। अगर बैक्टीरिया टर्म की बात करें, किसने दिया था? टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय F.J. कोन एंड एहरेनबर्ग। F.J. कोन और एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म दिया था। बर्जरी ने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप में रखा। ये नाम अच्छे से याद कर लें। बर्जरी ने एक मैनुअल प्रपोज किया था, मैनुअल बताया था। उस मैनुअल में बैक्टीरिया को उन्होंने प्रोसोफाइटा ग्रुप में रखा था। सबसे पहले डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, F.J. कोन और एहरेनबर्ग ने टर्म बैक्टीरिया दिया था, बर्जरी ने प्रोसोफाइटा ग्रुप में इसको रखा था। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है डायलिस्टर न्यूमासिंटिस, सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है बेजियटोवा। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले काफ़ी पूछे जाते थे, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। जो काम के हैं वो सामने लिखे हुए हैं। अब बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला, शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कुछ स्पेसिफिक शेप्स होते हैं। बेसिकली 4 टाइप के शेप्स अपन को पढ़ने हैं। पहला, कोकस। कोकस जो होते हैं ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, गोल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। अब ये सिंगल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, झुंड में भी हो सकते हैं, पेयर में भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं। मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज कर रहा हूं, जैसे मोनोकोकस, नाम से इंडिकेट है जब सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा तो मोनोकोकस। फिर दूसरा, डिप्लोकोकस। 2, टेट्राकोकस। 4, अब कुछ इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकोकस। जब बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया चेन में होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, जब बैक्टीरिया बंच में होते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं नीचे वाले। स्ट्रेप्टोकोकस जब चेन में होते हैं, स्टेफाइलोकोकस जब बंच में होते हैं। एक और टर्म यूज किया जाता है, सार्सिनिया। सार्सिनिया मतलब होता है जब बैक्टीरिया ग्रुप में होते हैं।
हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर ये एक जनरल नंबर जो यूज़ किया जाता है, 8 से 64 बैक्टीरिया जब एक साथ देखे जाते हैं तो उनको अपन सार्सिने के अंदर रखते हैं। ये हो गए कोकस यानी स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया। दूसरे होते हैं बेसिलस शेप। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल नाम से इंडिकेट है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, इसी तरह के बैक्टीरिया के भी नाम है। दूसरा है बेसिलस शेप। बेसिलस मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। इसमें भी फिर इसी तरह से चलते हैं, मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, यही सारे टर्म्स अपन यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एग्जाम्पल्स इसमें अपन को याद करने हैं। पहला एक तो इकोलाई और दूसरा लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस तो नाम से इंडिकेट है, वो इजीली याद हो जाएगा। इकोलाई इसमें अच्छे से याद करना है कि बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया होता है। थर्ड है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया एग्जाम्पल ट्रेपोनेमा और स्पाइरोलम बैक्टीरिया, जैसा नाम है इसका वैसे बैक्टीरिया का भी एग्जाम्पल इसमें। चौथा है कॉमा शेप। ये बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं। एग्जाम्पल इसका विब्रियो। तो ये चार तरह के शेप ऑफ बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप कोकस टर्म अपन यूज करते हैं, रॉड शेप के लिए बेसिलस टर्म यूज करते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया जो होता है स्पाइरोलम और स्पाइरेला, कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है विब्रियो इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया में मोटिलिटी, यानी बैक्टीरिया में मूवमेंट कैसा होता है। हमने पढ़ा है सेल ऑर्गेनेल्स जो बेसिकली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो एक होती है सीलिया और दूसरी होती है फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला के बेस पे मूवमेंट होता है। बैक्टीरिया में जो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला के कारण बैक्टीरिया में मोटिलिटी होती है। जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट हो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, जाने उनमें फ्लैजिला नहीं होता। तो नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, it is due to presence of flagella. Due to presence of flagella. अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैटेगरी के बेस पे अपन ने इसको डिवाइड किया है। पहला एट्राइकस। एट्राइकस में बैक्टीरिया की बॉडी में कोई फ्लैजिला नहीं होता, तो इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा, यानी बैक्टीरिया में कोई फ्लैजिला नहीं होगा। एग्जाम्पल मोनोकोकस। दूसरा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला एट वन एंड। एक एंड पे एक फ्लैजिला होगा और वो ही बैक्टीरिया को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ये बैक्टीरिया की बॉडी, इसमें ये एक फ्लैजिला, ये मोनोट्राइकस। एग्जाम्पल इसका विब्रियो। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में अभी हमने देखा मोनोट्राइकस, एक फ्लैजिला एक एंड पे। यदि दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला होगा तो एम्फीट्राइकस। सिंगल फ्लैजिला एट बोथ एंड। जैसे ये बैक्टीरिया की बॉडी और दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला, तो ये हो गया एम्फीट्राइकस। इसका एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास।
फोर्थ इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में जैसे इसमें दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला है, दोनों साइड जब बंच ऑफ फ्लैजिला होगा तो वो लोफोट्राइकस कहलाएगा। बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स, यानी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा कि दोनों एंड पे फ्लैजिला का झुंड रहता है। एग्जाम्पल साल्मोनेला। साल्मोनेला स्पीशीज। नेक्स्ट है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में बंच ऑफ फ्लैजिला एक एंड पे होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, ये होता है सिफेलोट्राइकस कुछ इस तरह से। दूसरे एंड पे फ्लैजिला नहीं होता। एग्जाम्पल कॉर्नेबैक्टीरियम। और लास्ट कैटेगरी है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब बॉडी में फ्लैजिला ही फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला ऑल अराउंड द बॉडी। जैसे ये बैक्टीरिया की बॉडी और हर जगह फ्लैजिला ही फ्लैजिला होगा, ये पेरीट्राइकस। एग्जाम्पल इसका ई कोलाई। ई कोलाई के अलावा कुछ साल्मोनेला स्पीशीज में देखने मिलता है पेरीट्राइकस। तो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। अब फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे इसमें कुछ कैटेगरीज बताई गई है। फ्लैजिला अगर नहीं होगा तो एट्राइकस, मोनोकोकस एग्जाम्पल। मोनोट्राइकस में फ्लैजिला एक एंड पे एक होता है, विब्रियो। एम्फीट्राइकस में दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला होता है, नाइट्रोसोमोनास। लोफोट्राइकस में बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स होता है, साल्मोनेला के एग्जाम्पल इसका। सिफेलोट्राइकस में एक एंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला होगा, कॉर्नेबैक्टीरियम एग्जाम्पल। और पेरीट्राइकस बैक्टीरिया की बॉडी में फ्लैजिला काफ़ी सारे होते हैं, एग्जाम्पल इसका ई कोलाई। चलिए अभी हमने देखा कि बैक्टीरिया का शेप किस तरह का होता है, कौन सी कैटेगरीज उसमें है, बैक्टीरिया में मूवमेंट और उसकी कैटेगरीज अपन ने पढ़ी। अब अपन बात करते हैं कि बैक्टीरिया की स्टेनिंग कैसे होती है। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया का एक और नाम है, इसी को हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग इट वॉज डेवलप्ड बाय ग्राम। साइंटिस्ट का नाम भी ग्राम है, उन्होंने डेवलप की थी, इसीलिए उनके नाम से ये स्टेनिंग बताई जाती है। अब इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया कलर किस तरह से रिटेन करता है, कौन से ग्राम पॉजिटिव कौन से ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये अपन देखते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया का स्मीयर बनाते हैं। बैक्टीरिया का स्मीयर कैसे बनता है, हमने क्या किया, एक ऐसा मीडियम लिया जिसमें बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर सके। कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला मीडियम जनरली लिया जाता है जिसमें बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर जाता है। अगार एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। तो हमने एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर कर लिया, उसमें अपन ने बैक्टीरिया को डालकर छोड़ दिया। रात भर उसको जब छोड़ देते हैं तो सुबह वो जो मीडियम रहता है उस पूरे मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ देखी जाती है। हमें पता है बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है, लगभग 20 मिनट में, नॉर्मल कंडीशन में 20 मिनट में बैक्टीरिया की बॉडी डिवाइड हो जाती है। तो उस सिचुएशन में सुबह हम देखेंगे कि पूरा कल्चर मीडियम बैक्टीरिया से भरा हुआ रहता है। उस कल्चर मीडियम में थोड़ा सा पार्ट हम उस मीडियम का निकालते हैं, उस वो जो थोड़ा सा पार्ट हम लेते हैं उसको कहते हैं बैक्टीरियल स्मीयर। तो सबसे पहले हमने बैक्टीरियल स्मीयर लिया। बैक्टीरियल स्मीयर लेने के बाद उसको हम प्रॉपरली सुखाते हैं। एयर ड्राइंग की जाती है। सुखाने के बाद उसको हम ट्रीट करते हैं जेंशियल वॉयलेट से।
जेंशन वॉलेट एक तरह की डाई, इससे हम इसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद हम इसको वॉश करते हैं वाटर से। कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे कलर ले लेते हैं। वाटर से वॉश करने के बाद हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ 0.5%। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि पहले जेंशन वॉलेट लिया, वाटर से वॉश किया, फिर आयोडीन सॉल्यूशन से वॉश किया। फिर आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करने के बाद इसको वॉश किया जाता है। वॉश विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वॉश विथ एल्कोहल और एसीटोन। एल्कोहल या एसीटोन के साथ इसको वॉश करते हैं। जब हम इसको वॉश करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया कलर रिटेन कर जाते हैं। बैक्टीरिया रिटेन कलर, जबकि कुछ बैक्टीरिया कलर रिटेन नहीं करते। नो रिटेंशन ऑफ कलर, कलर नहीं रिटेन करेंगे। जो बैक्टीरिया कलर रिटेन कर लेते हैं ये एक्चुअली पर्पल कलर के दिखते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को अपन कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो कलर रिटेन कर लेते हैं वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जबकि कुछ बैक्टीरिया कलर रिटेन नहीं करते। तो इस कंडीशन में हम इनको ट्रीट करते हैं सेफ्रनिन डाई से। इनको ट्रीट किया जाता है सेफ्रनिन डाई से। सेफ्रनिन से ट्रीट करने के बाद ये बैक्टीरिया रेड और पर्पल कलर के हो जाते हैं। सॉरी, रेड और पिंक कलर शो करते हैं। अगर ये रेड और पिंक कलर शो कर रहे हैं मतलब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्या होती है ग्राम स्टेनिंग, एक बार जल्दी से समझते हैं। बैक्टीरियल स्मीयर लिया जाता है। बैक्टीरियल स्मीयर कैसे बनाया जाता है? हम ऐसा कल्चर मीडियम लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ये कार्बोहाइड्रेट वाला कल्चर मीडियम होता है, जनरली अगार यूज़ किया जाता है। अगार कल्चर मीडियम लेके हमने उसमें बैक्टीरिया रख दिया और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रात भर उसको रखे रहा, सुबह जब हम देखेंगे तो वो जो कल्चर मीडियम रहता है उसमें फुल ऑफ बैक्टीरिया देखे जाते हैं। उस कल्चर मीडियम का छोटा सा पार्ट हमने निकाला। छोटा सा पार्ट निकालने के बाद जो छोटा पार्ट निकलेगा उसको हम बैक्टीरियल स्मीयर कहते हैं। बैक्टीरियल स्मीयर की एयर ड्राइंग की जाती है। एयर ड्राइंग सुखा दिया जाता है प्रॉपर, उसको ट्रीट किया जाता है जेंशन वॉलेट के साथ। जेंशन वॉलेट के साथ ट्रीट करने के बाद उसको वाटर से वॉश किया जाता है। वाटर से वॉश करने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डाला जाता है। एल्कोहल और एसीटोन से वॉश किया जाता है, दोनों में से कोई भी अपन यूज़ कर सकते हैं। इससे वॉश करने के बाद हम ये देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया कलर को रिटेन कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया कलर को रिटेन कर लेते हैं, पर्पल कलर शो करते हैं, वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया कलर को रिटेन नहीं कर पाते हैं तो उसको फिर से एक डाई से ट्रीट कराना पड़ता है, दैट इज सेफ्रनिन। सेफ्रनिन डाई से ट्रीट करने के बाद वो पिंक या रेड कलर शो करते हैं और ऐसे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गया मोनेरा में मोटिलिटी के बारे में देखा अपन ने, बैक्टीरिया के शेप देख लिया अपन ने और ग्राम स्टेनिंग देख ली।